तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोगों को दो लॉ पढ़ना है। पहला जो लॉ है वो ये बोलता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। अब एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। तो पहले तो आप हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है, पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में लाई करता है। जैसे कि मान लो आपके पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2। मान लो लाइट रे कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे लाइट रे आया और ये आपका मान लो एयर वाटर इंटरफेस है, ये वाला एयर वाटर इंटरफेस है, ये वाला, ठीक है। ये आपका वाटर है, ये एयर है, कोई भी मीडियम आप ले सकते हो। तो ये आपका नॉर्मल पहले ड्रॉ कर दो आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो हम लोग सीखे हैं। आपको पता है जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आता है तो उस टाइम पे वो क्या होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ से बैंड कर जाता है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, डेविएट होके टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगा। ये जो आपका इंसिडेंट रे है वो क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से। तो ये जो आपका रे है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या था, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब होता है कि यदि वो एक्स वाई प्लेन में है, जैसे कि ये बोर्ड जो है ये एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल देख पा रहे हो आप, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पहला लॉ कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब हम लोग को सेकेंड लॉ पढ़ना है जो कि स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। तो हमारा जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का वो ये बोलता है कि जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका जो रेशियो होगा वो फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट होगा। तो आपको मैंने क्या कहा, मान लीजिए आपके पास कोई दो मीडियम है, ठीक है। मान लो ये पहला मीडियम है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है। तो आप मान लो क्या कर रहे हो ना, आप इंसिडेंट रे ले लो बहुत सारा। जैसे मान लो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ले लिए, ये मान लो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है और ये किसी पार्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट किया है, मान लो, ठीक है। सपोज़ I1 एंगल के साथ वो इंसिडेंट किया है। तो मान लो वो रेरर से डेंसर जा रहा है। सपोज इस वाले को हम रेरर मान ले रहे हैं, इस वाले को डेंसर मान ले रहे हैं। तो इसका जो एक्चुअल पाथ है उससे वो थोड़ा इधर डेविएट करेगा, मतलब कि टुवार्ड्स द नॉर्मल वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार से वो मान लो इसको हम जैसे I1 माने हैं, तो इसको मान लो वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, मान लो उसको हम लोग R1 मान ले रहे हैं यहाँ पे। मतलब किसी पार्टिकुलर एंगल से वो रिफ्रैक्ट भी किया है टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करने के बाद, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पे जिस एंगल से इंसिडेंट किया है उस एंगल से यहाँ नहीं कर रहा है, किसी दूसरे एंगल से कर रहा है, डिफरेंट एंगल से, ठीक है, राइट। तो फ्री हैंड से बना रहे हैं तो आप सेम मत समझना कि एंगल सेम है, सब में अलग अलग एंगल से इंसिडेंट किया है। इसको हम चलो यहाँ पे I2 मान ले रहे हैं। तो इस बारी भी ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और होगा इसका, मतलब इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ और है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, बैंड हुआ, मतलब ये बैंड हुआ है भाई, ठीक है। तो इस बारी मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। फिर हम चलो मानते हैं यहाँ पे कि वो I3 एंगल से इंसिडेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा आपका नॉर्मल हम लोग क्यों बनाते हैं, नॉर्मल हम लोग लाइफ में क्यों आता है, सो दैट वी कैन मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। और ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है वो मान लो I3 है, तो ये किसी और एंगल से रिफ्रैक्ट भी करेगा, R3 मान ले रहे हैं इसको। तो जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, वो पता है क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट डज नॉट, मतलब दिस डज नॉट मैटर कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे देखो ये जो लाइट रे है ना, ये क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग एंगल पे मैंने इंसिडेंट करवाया है, I1 I2 I3 एंगल से। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये देखो जो आपका सेकेंड लॉ हम बता रहे हैं आपको, तो जो सेकेंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। ये क्या बोलता है ना कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है ना, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैंने अलग अलग एंगल से इंसिडेंस करवाया, यहाँ पे अलग अलग एंगल से इंसिडेंट करवाया है, ठीक है भाई। तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3। क्या लिखा मैंने, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि आप जो हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ यहाँ पे दिए हो, मान लो किसी पार्टिकुलर एंगल के साथ यहाँ पे इंसिडेंट करवाए हो, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे आपको कुछ मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ मिला। फिर यहाँ पे भी मतलब गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो है, जो आप मीडियम मान लो इसको एयर रखे हो, इसको वाटर रखे हो, उसको मान लो आप चेंज नहीं कर रहे हो, बदल नहीं रहे हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कितना भी बदल लो, जो भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, मान लो वो यहाँ पे कुछ अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, तो फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी कुछ और आएगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, डिफरेंट एंगल पे मैंने इंसिडेंट करवाया है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको कुछ और मिलेगा। तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है ना कि जो आपका साइन आई और साइन आर का रेशियो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। कुछ ऐसा वैल्यू आप ले लो ना जिसका वैल्यू आप जानते हो, जैसे कि मान लो आप ले लेते हो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो कुछ उसका वैल्यू आएगा, यहाँ पे साइन आर का वैल्यू कुछ आएगा, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ मिलेगा, ठीक है, कम ही आएगा क्योंकि ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया है। तो जो साइन आई अपन साइन आर का रेशियो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कि आप जब साइन आई जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी होगा, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू होगा उसको आप जब पुट करोगे, ठीक है, और जब वैल्यू निकाल दोगे आप साइन का और साइन आई और साइन आर का, और इसका भी निकालोगे, तो जो आपका फ्रैक्शन आएगा ना उसको जब आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो वो जो होगा मतलब सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, इसमें भी उतना ही आएगा, इसमें भी उतना ही आएगा, इसमें भी उतना ही आएगा। तो मैंने क्या कहा, आप अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यदि देते हो, ठीक है, तो आपको इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ और मिलेगा, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और मिलेगा, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और मिलेगा। बट जब आप साइन आई अपन साइन आर का वैल्यू निकालोगे, मतलब कि जो आपको आई का वैल्यू मिलेगा कुछ भी, मान लो यहाँ पे दिए हो आप कुछ 45 डिग्री या फिर कुछ भी, तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ मिलेगा। तो जब आप वैल्यू को पुट करोगे ना, जो भी आपका आया है इस वाले के लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, तो सब का जो वैल्यू जब आप निकालोगे कुछ ना कुछ तो आपका आंसर आएगा ना, इसका, तो उसको जब आप जो आपका फ्रैक्शन आया है उसको जब आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में तोड़ोगे ना तो सब में सेम ही आएगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, दिस इज योर स्नेल्स लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलता है ये, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media. Okay, this is your second law of refraction and this is also called as Snell's law. तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, अब आइए देखते हैं उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर that is Vg is equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक है, and velocity of light in glass that is Vg, सॉरी यहाँ पे इसको Vw कर दो, velocity of light in water है, और इसको Vg that is इसको भी ऐसे कर देते हैं, light in glass Vg is 2 into 10 to the power 8 meter per second, राइट। बोला है फाइंड पहला बोला है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका भी सीख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा है। मतलब कि बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको 2 पूछा है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो पहला आपका है ए नंबर, उसको बनाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा VW, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है आपको, और ये आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, कितना दिया हुआ है, होता क्या है, दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद नहीं रखना था वो चीज़। तो 10⁸ मीटर 10⁸ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 300, इस पॉइंट को हटाएंगे तो, और ये हो जाएगा 225। तो इसको आप काटोगे, कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका कट जाएगा 25 से, यदि आप काटोगे तो ये कट जाएगा 25 9 जा हो जाएगा आपका 225, एंड 25 12 जा आपका 300, और ये आपका कट जाएगा फिर फर्दर 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 4/3, एंड यू कैन राइट इट 1.33 जा 9 हो गया, फिर आपका आ रहा है मतलब कि 1.33 आया। ठीक है, फिर बी में आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो μg पूछ रखा है भाई, तो दैट इज इक्वल टू C/Vg। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो पढ़े हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, क्या पढ़े हो, μ इज इक्वल टू C/V, जहाँ पे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था। ठीक है, ये जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है या फिर वैक्यूम में, और V जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम में है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या के लिए क्या पढ़े थे, जैसे मान लो 2 मीडियम दिया हुआ रहता था, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, लिखने का तरीका क्या था बताओ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते थे हम लोग, तो इसको ऐसे लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज इक्वल टू μ2/μ1, एंड दैट इज इक्वल टू V1/V2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एंड दैट इज इक्वल टू V1/V2, विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही ना पढ़े थे हम लोग, तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया, और ये वाला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया। तो देखो यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका कट जा रहा है यहाँ पे, और आपका फिर ये कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और फिर आपका 1 यहाँ पे बचा, तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1.5 आया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हम निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज C, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको आप पता है 2 तरीक़ा से बना सकते हो। पहला जो तरीका है उसको पहले, इससे हम लोग मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करके भी आप निकाल सकते हो, और वेलोसिटी के टर्म में भी आप निकाल सकते हो इसको। जैसे कि आपको देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका तो निकाल चुके हो ना आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप निकाले हो, कितना निकाले हो 3/2, फ्रैक्शन में ही इसको यहाँ पे रखो 3/2, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप निकाले हो वो क्या है 4/3। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 3/2 × 3 आपका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9/8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 पॉइंट आपका बच्चा यहाँ पे 1, तो 8 1 ज़ा 8 हो गया आपका, फिर बच्चा कितना 2, तो हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, फिर बच्चा आपका 4, तो 8 5 ज़ा 40, तो 1.125 आपका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप इसको वेलोसिटी के टर्म में निकाल रहे हो तो भी उतना ही आंसर आएगा। देखो यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल रहे हो, आप ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी तुरंत हम लोग एक फार्मूला देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी किए हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.25 इंटू 10⁸, और आपका ये वाला दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸। ठीक है, तो आप इसको उड़ा दो और आपका ये जो है कितना आ रहा है देख लो, 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 1.125 दोनों में आ रहा है आपका। ठीक है, मतलब एक हम लोग वेलोसिटी के टर्म में निकाले हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो आप दोनों से निकाल सकते हो। बस ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने पढ़ा दिया है आपको, और उस पर बेस्ड ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल। एक चीज़ आप यहाँ पे और याद रख सकते हो, यदि आपका देखो एक फार्मूला आप याद रख सकते हो यहाँ पे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वास्तव में यहाँ पे साइन आई और साइन आर का जो आपको रेशियो मिलेगा ना, तो वो जो कांस्टेंट आएगा वो वास्तव में क्या होगा? वो वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 होगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक फार्मूला मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वी कैन राइट साइन आई अपॉन साइन आर एंड दैट इज इक्वल टू वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्या यहाँ पर, अच्छा इसको आप साइन I1 साइन R1 मान लो, तो आपका एक मीडियम है, ये यहाँ पे मीडियम ये 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। एक पार्टिकुलर एंगल से आपका जो लाइट रे है वो इंसिडेंट किया है। ठीक है, और जब वो इंसिडेंट यहाँ पे पार्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट किया, उसके बाद इस इंटरफेस को पास करने के बाद किसी पार्टिकुलर एंगल से वो रिफ्रैक्ट भी किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग R1 मान लिए हैं, और जिस एंगल से इंसिडेंट किया उसको I1 माने हैं। ठीक है, तो ये जो आपका साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा ना, वो आपको क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू देगा ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे μ2 अपॉन μ1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? देखो μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? इससे और भी न्यूमेरिकल बना के दिया जा सकता है आपको, मतलब कि हो सकता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दे के रख दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दे के रख दे आपको, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको दे के रखे, और मे बी कि आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दे के रख दे, और आपको पूछ दे कि μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या है, तो आप निकाल सकते हो इस फार्मूला से। बहुत ही आसान है ये फार्मूला। आप इसको देखो ऐसे याद रखो, मान लो देखो ये आपका एंगल ऑफ, ये आपका इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ ऐसे इंसिडेंट किया है, मान लो ये आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ इसको बैंड करा देते हैं, तो मान लो ये ऐसे यूँ बैंड करा दिए इसको। ठीक है, तो ये मान लो I1 है और ये आपका R1 है। तो आप इसको बहुत ही ईजिली याद रख सकते हो। देखो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो आपको बस ऐसे याद रखना है। ये तो आप ठीक है ऐसे तो याद रख पाओ तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्चुअली याद रखना तो और भी अच्छी बात है, बट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 को हम क्या माने हैं? μ1, और इसको माने हैं μ2, तो आप ऐसे याद रखो। देखो साइन आई अपॉन साइन आर आप पढ़े हो, स्नेल्स लॉ, एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वही आपका स्नेल्स लॉ होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे याद रखो, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन R1, μ2 साइन R1। कोई गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। देखो μ1 साइन I1, ऊपर वाले को ले लो, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो इजीली।
आपको कोई 3 चीज़ का वैल्यू दे के रख देगा, एक चीज़ अननोन होगा जिसको आपको निकालना रहेगा, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, ठीक है, या फिर यूँ कह लो एक होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, और उसका 2 प्लेन सरफेसेस जो होते हैं वो आपस में एक एंगल से इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो प्रिज्म। तो ये जो होता है प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो प्रिज्म जो होता है वो एक सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि 2 सरफेसेस से बाउंडेड होते हैं, और वो जो दोनों सरफेसेस होते हैं वो एक एंगल से इंक्लाइंड होते हैं, एक एंगल से इंक्लाइंड होंगे वो। ठीक है, जैसे कि देखो ये आपका, जैसे मान लो प्रिज्म कुछ इस प्रकार से दिखता है बच्चों, देखो ऐसे, जब आप लैब में उसको देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा वो। ठीक है, ऐसे 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 ये आपका प्रिज्म इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये जो आपका है ना ये वाला आपको ये वाला बेस कहलाता है, प्रिज्म का ये बेस कहलाता है, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का। देखो ये वाला एक और ये वाला, इधर वाला और इधर वाला जो आप देख पा रहे हो, ये और इधर वाला, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहलाता है। ठीक है, और ये भी आपका वही है। ठीक है, तो इसके पास 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि एक एंगल से इंक्लाइंड होते हैं। और ये जो आप एंगल देख पा रहे हो ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म कुछ इस प्रकार से दिखता है, लेकिन प्रिज्म जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, बट हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये बेस ऑफ द प्रिज्म है, और ये जो है ये वाला और ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहलाता है। यदि प्रिज्म को आप पलट दोगे, मतलब कि ये वाला जो भी बेस है ना, इसको आप पलट दोगे तो ये वाला बेस बन जाएगा, फिर पलट दोगे तो ये वाला बेस बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो? देखो एक प्रिज्म क्या करता है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट जब जाता है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, तो वो क्या करता है, उस रे ऑफ लाइट को टुवार्ड्स द बेस हमेशा झुका देता है, बेंड कर देता है। जैसे ये इधर से गया, रिफ्रैक्ट किया, फिर टुवार्ड्स द बेस झुका दिया। देखो ये जो है बेस कहलाता है, ये प्रिज्म का बेस कहलाता है। एक प्रिज्म क्या करता है ना, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत ही काम आएगा। एक प्रिज्म का काम क्या होता है ना, वो किसी भी रे ऑफ लाइट को जब उससे वो पास करता है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से होके, तो वो जब इमर्ज आउट होता है प्रिज्म से, तो उस टाइम पे वो जो रे है ना, उस रे को टुवार्ड्स द बेस बेंड कर देता है, झुका देता है। देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे गया, यूँ रिफ्रैक्ट किया, फिर ऐसे इमर्ज आउट हुआ, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये टुवार्ड्स द बेस झुक गया। देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया। तो एक प्रिज्म क्या करता है, किसी रे ऑफ लाइट को टुवार्ड्स द बेस झुका देता है, बेंड करा देता है। ठीक है, तो प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवार्ड्स द बेस। इसको आप लिख लो यदि लिखना चाहोगे तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट किधर, टुवार्ड्स द बेस। तो आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, किसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, किसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अब ये देखेंगे कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है एक प्रिज्म से। तो हम लोग आगे देखेंगे अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक, देखो ये आपका प्रिज्म है, ये इस प्रिज्म का बेस है, और ये वाला जो आप देख पा रहे हो, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या प्रिज्म का काम क्या होता है, किसी भी रे ऑफ लाइट को ना ये क्या करता है ना, टुवार्ड्स द बेस बैंड कर देता है।
प्रिज्म का काम क्या होता है, ये किसी भी रे ऑफ लाइट को टुवार्ड्स द बेस बेंड कर देता है। अब देखो यहाँ पे आप इंसिडेंट रे को लाए ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद ये चूँकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये एयर से, ये प्रिज्म जो है ये डेंसर मीडियम है, ग्लास से बना हुआ है, तो जैसे ही इस मीडियम से इस मीडियम में आएगा तो क्या होगा, देखो ये सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्ट तो तभी ना करवा पाएंगे, पहले हम लोग को नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चले। तो ये आपका रहा नॉर्मल ऐसे, तो आप यहाँ पे नॉर्मल बना लिए। अब आप क्या कर सकते हो, इजीली रिफ्रैक्ट करवा सकते हो। तो आपको पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकता है, वो बेंड होता है। तो ये नॉर्मल हुआ, ये कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया ऐसे, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। अब देखो यहाँ से, अब ये क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल बना देते हैं भाई, ठीक है। अब ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। तो देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चों, कि जो आपका प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, किसी लाइट रे को टुवार्ड्स द बेस झुका दे रहा है, बेंड कर रहा है। क्या आप यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि प्रिज्म का काम क्या होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट को वो टुवार्ड्स द बेस यहाँ पे बेंड कर दे रहा है। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से पास कर रहा है तो वो उस रे ऑफ लाइट को टुवार्ड्स द बेस बेंड करवा दे रहा है। आप इस बात को यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, और ये वाला जो सरफेस आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसी सरफेस पे हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो आपका रे है ना, जो इमर्ज आउट हुआ है, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ है। रिफ्रैक्शन in case of prism, when a light ray passes through a prism, you can see there are 2 refracting surfaces, this one and this one, plane refracting surfaces. So the refraction is also occurring 2 times, here and here. But see, if you will call it refracted ray and if you will call it also refracted ray, so it does not sound good, so it would not be convenient for us. So we call it, rather than calling it a refracted ray, we call it emergent ray, okay. So it's also called emergent ray. What it's called, emergent ray, ठीक है। और ये वाला जो आपका एंगल देखो, ये आपका यहाँ पे पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो है एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये वाला नॉर्मल के साथ जो बना रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये वाला एंगल इसे करते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलेंगे भाई, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलेंगे, देखो ये जो आपका इंसिडेंट रे है ना, ये वाला इंसिडेंट रे है। यदि यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे कैसे जाता, ऐसे सीधा चला जाता ना। यदि यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधा चला जाता है, ऐसे इंसिडेंट रे चला जाता। बट चूंकि यहाँ पे प्रिज्म है तो ये क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया और यहाँ से ऐसे इमर्ज आउट हो गया। इसको हम लोग नाम दे दिए इमर्जेंट रे, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे ही है, बट इसको हम लोग को बोलने में सुविधा हो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है इमर्जेंट रे, और इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। अब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन वाला है। तो देखो ये वाला जो आप एंगल ऑफ ये जो आपका इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ये है। अब एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब क्या, जितना एक्चुअल पाथ से वो डेविएट किया है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये यदि यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधा चला जाता है, ऐसे निकल जाता। बट चूंकि यहाँ पे प्रिज्म है, बीच में एक ऑब्स्टेकल है, तो ये क्या हो रहा है कि इधर ना जाके वो ऐसे रिफ्रैक्ट करके ऐसे देखो इतना डेविएट हुआ है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो हम लोग है कैसे निकालेंगे, इमर्जेंट रे को जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे देखो ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया मैंने, किसको, इमर्जेंट रे को। तो जब हम लोग इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे ऐसे देखो, तो देखो क्या हो रहा है ना, ये जो आप एंगल देख पा रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये when the emergent ray is produced in the backward direction, and ये जो आपका एक्चुअल पाथ है इंसिडेंट रे का, ये एक्चुअल पाथ, इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये वाला जो और ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज डिनोटेड बाय डेल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये जो आपका एंगल है जो नॉर्मल यहाँ पे जो बनाया है, नॉर्मल के साथ जो बनाया है, ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो बनाया है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन वाला है। तो एंगल ऑफ, देखो ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन वाला है, तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, ये आपका नॉर्मल है, ये भी आपका यहाँ पे नॉर्मल है। इसको आप चाहो तो N1 N2 भी नाम दे सकते हो, ठीक है, बट हम इसको यहाँ पे NN ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो N1 N2 भी नाम दे सकते हो। तो ये जो आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आपका इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है वो वाला, और व्हेन द इमर्जेंट रे इज प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो दोनों एंगल बना रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि कितना वो विचलित हुआ है अपने एक्चुअल पाथ से। डेविएशन का मतलब क्या हुआ है, अपने एक्चुअल रास्ते से कितना डेविएट हुआ है। बच्चों देखो, इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो तो ये है, अब जितना वो भटका है, भटकन का कितना एंगल है, भटकन का एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या होता है, भटकन का एंगल, कितना भटका है अपने रास्ते से। तो इतना भटका है, देख लो, ये जो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस किए, जो एंगल बना रहा है इसके साथ, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, डेल से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देखो जब किसी लाइट को, बीम ऑफ लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं तो क्या होता है, वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ ना, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट अप हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या होता है ना कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, देन व्हाट हैपेंस, इट गेट्स स्प्लिटेड अप इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। और ये जो स्प्लिटिंग अप का जो फिनोमेनन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो व्हेन अ वाइट लाइट, व्हेन अ वाइट बीम ऑफ लाइट, और यू कैन से व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज passed through a prism, then what happens, it gets splitted up into 7 constituent colors। 7 constituent colors मतलब यहाँ पे 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि when a white light is passed through a prism, then it gets splitted up into 7 constituent colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका, मैंने अभी बोला कि मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक, मोनोक्रोमेटिक एक कलर का लाइट, ठीक है, जो एक रंग का हो। तो उसको जब पास करवाया जाता है प्रिज्म से, तो वो क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो 7 रंगों में विभाजित होने का जो फिनोमेनन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो आप समझ सकते हो यहाँ पे, जो इसको पहले तो लिख लो आप। व्हेन अ वाइट लाइट passes through a prism, then it gets splitted up into its 7 constituent colors, ठीक है। और हम लोग उसको एक शब्द, एक वर्ड से याद रख सकते हैं, विविग्योर, ठीक है। तो क्या होता है कि व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, देन इट गेट्स स्प्लिटेड अप इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, विच इज विविग्योर। और ये जो आपका कलर बैंड है ना, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक वाइट बीम ऑफ लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास करवा रहे हैं, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में स्प्लिट अप हो जाता है। तो ये जो आपका स्प्लिट अप होने का फिनोमेनन है, 7 रंगों में विभाजित होने का जो फिनोमेनन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्स कर जाना, स्प्लिट अप कर जाना 7 रंगों में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग को समझना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, देखो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो आपका इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ होता है, उससे जितना आपका इमर्जेंट रे जितना डेविएट किया है, जितना आपका रिफ्रैक्ट किया है, डेविएट किया है अपने एक्चुअल पाथ से, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो जितना वो जो आपका इमर्जेंट रे है, ये सब इमर्जेंट रे है, ठीक है, जितना वो भटका है, ठीक है, इंसिडेंट रे एक्चुअल पाथ है, उससे जितना वो भटका है ये सब, तो जो एंगल दोनों बना रहे हैं ना, जो इंसिडेंट रे को हम लोग जब आगे प्रोड्यूस करेंगे ऐसे यहाँ पे, और इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो उसी से हम लोग का पता चलेगा कौन कितना भटका है, कौन कितना डेविएट किया है।
तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो डेविएट किया है वो वॉयलेट किया है, और सबसे लिस्ट डेविएशन किसका हुआ है, रेड का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रेड है उसका यहाँ पे क्या हुआ है, रेड लिस्ट डेविएशन हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो इसका रेड का जो वेवलेंथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेड का जो वेवलेंथ होता है जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए डेविएशन क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है। डेविएशन क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है। रेड लाइट का डेविएशन बहुत कम हुआ है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, वॉयलेट से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट लाइट का। जो आप ये वॉयलेट कलर देख पा रहे हो ना, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो इसका वेवलेंथ जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो कम होता है, इसीलिए जो आपका डेविएशन हुआ है इसका क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, मैक्सिमम डेविएशन। बहुत ज़्यादा डेविएट किया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट किया है, और सबसे कम रेड डेविएट किया है। सबसे लिस्ट डेविएशन हुआ है इसका, सबसे कम डेविएट किया है ये, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये जो आप अलग अलग कलर देख पा रहे हो, इसका वेवलेंथ भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है आपका रेड का, ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट का। जिसका वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट किया है। देखो यहाँ पे जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, सबसे कम है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा डेविएट किया है यहाँ पे वॉयलेट। और जो आप रेड देख पा रहे हो ना, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डेविएशन क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है। रेड लाइट जो है यहाँ पे, तो वो रेड जो है वो काफ़ी कम डेविएट किया है यहाँ पे, लिस्ट डेविएट किया है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हो, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ते जाता है और फ्रीक्वेंसी घटते जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। लैम्डा का जो वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो ना, तो उस टाइम पे लैम्डा का वैल्यू घटते जा रहा है। लैम्डा का वैल्यू कब बढ़ रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हो। लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो उसका वैल्यू कब घट रहा है, जब नीचे आ रहे हो आप, ठीक है। और जब वेवलेंथ बढ़ता है तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रहा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। तो लेंस क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे। तो लेंस क्या होता है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। तो लेंस क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो दो सरफेसेस से मिलकर बना हुआ होता है, और जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, मे बी एक आपका प्लेन भी हो। जी हाँ, वैसे तो आपको अभी क्लास 10 में दो ही लेंस पढ़ना है, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस, जिसको बाय कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, बाय कनकेव लेंस भी बोलते हैं, या फिर इक्वी कनकेव या फिर इक्वी कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो जिसको आप कन्वेक्स लेंस बोलते हो ना उसको बाय कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। जिसको आप कन्वेक्स लेंस बोलते हो ना उसको इक्वी कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं और बाय कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और जिसको आप कनकेव लेंस बोलते हो उसको इक्वी कनकेव लेंस या फिर उसको बाय कनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप के लेंस होते हैं, इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कनकेव, ठीक है, प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, बहुत तरह के लेंस होते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम लोग को अभी दो पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग बस कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को देखेंगे। तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालिए और लिखिए लेंस। लेंस क्या होता है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ठीक है, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, ठीक है। तो बेसिकली टाइप्स जो होते हैं लेंस के वो दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव जो होता है आपका वो कुछ, देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो लेंस का आपका जो टाइप है, एक है आपका कन्वेक्स जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और एक होता है आपका कनकेव लेंस
जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब देखो हमारे सिलेबस में जितने भी लेंसेज पढ़ने हैं ना बच्चों, वो काफ़ी थीन लेंसेज होते हैं यार, मतलब कि काफ़ी थीन लेंसेज होते हैं। वो आप जितना यहाँ पे मोटा देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे मार्कर बोर्ड में जितना मोटा बनाया है वो उतना मोटा नहीं होते हैं, बहुत मतलब बहुत पतले होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, काफ़ी थीन लेंसेज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, इसका देखो चूंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस क्या करता है ना, ये रे ऑफ लाइट जब इससे पास होता है, इससे होके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है ना, ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप अभी इसको बस लिख लो, आगे हम लोग देखेंगे कैसे ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, क्यों ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रे को क्या करता है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे क्या होते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं, दूर दूर भागते हैं। ठीक है, रे ऑफ लाइट को क्या करा देता है, ये डाइवर्ज करा देता है, ऐसे करके डाइवर्ज करा देता है। ठीक है, और ये कन्वर्ज कराता है। तो बेसिकली ये जो आप लेंस देख पा रहे हो, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इसको भी एक सॉलिड स्फेयर से ही काट के निकाला गया है, मतलब एक सॉलिड स्फेयर का ही ये पार्ट होता है। जिस तरह से आप मिरर के केस में पढ़े थे ना कि जो कनकेव मिरर था और जो आपका कन्वेक्स मिरर था, वो एक हॉलो स्फेयर से काट के उसको निकाले थे हम लोग, एक हॉलो स्फेयर था जिससे काट के हम लोग निकाले थे उसको। तो उसी प्रकार से ये जो आपका लेंस है ना बच्चों, तो ये भी एक सॉलिड स्फेयर से इसको बस काट के निकाले हैं, उसको हम लोग एक हॉलो स्फेयर से काट के निकाले थे, मतलब उसका एक पार्ट था। और ये जो आपका लेंस है वो एक सॉलिड स्फेयर्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे, उसको हम लोग आगे देखते हैं। अभी आपका लेंस है वो कैसे सॉलिड स्फेयर का पार्ट है। तो देखो ये जो आपका यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को पहले हम लोग ले रहे हैं। देखो कन्वेक्स लेंस जो है, मान लो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, तो कैसे ये सॉलिड स्फेयर का पार्ट है। देखो ये कहीं ना कहीं यदि आपको इसको पूरा करोगे, देखो ऐसे, तो आप देख पा रहे हो कि ये एक सॉलिड स्फेयर से का ही पार्ट है, देख पा रहे हो। अब ये सॉलिड स्फेयर का ही पार्ट है, देखो यहाँ पे इसको यदि आप दो भाग में डिवाइड कर दो तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो इसी का पार्ट है, इसी से इसको काट के निकाला गया है, उसी से बना ही है। और ये वाला जो आप देख पा रहे हो ये इसी का पार्ट है, इसी से काट के इसको बनाया गया है, उसी का ये पार्ट है। तो जिस तरह से देखो हम लोग वहाँ पे मिरर के केस में क्या देखते थे कि जो आपका मिरर का जो सेंटर होता था, होलो स्फेयर का जो सेंटर होता था, तो उसका सेंटर को ही हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कनकेव मिरर था, तो वो कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, किसको हम लोग बोलते थे, या फिर कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, उसको किसको हम लोग बोलते थे, कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, जिस हॉलो स्फेयर से उसको काट के निकाले थे हम लोग, जिसका वो पार्ट था, उसका जो सेंटर था उसी को हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑफ दैट कनकेव मिरर और या फिर कन्वेक्स मिरर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यदि आप देखो तो ये जो सॉलिड स्फेयर से काट के बनाया गया है इसको, ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे दो सॉलिड स्फेयर आपको दिख रहा है, जबकि उसमें हमको एक ही दिख रहा था, मतलब कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में। बट यहाँ पे लेंस में हम लोग को दो स्फेयर दिख रहा है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दो आपको मिलेंगी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो मिलेंगी। एक इसको हम लोग C1 नाम देते हैं, इसको हम लोग C2 नाम देते हैं। आगे चल के अभी हम लोग इसको 2F1 2F2 भी बोलेंगे। ठीक है, और जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाती है ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हैं जो C1 और C2 को, उसको हम लोग, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। ओके, और ये जो लेंस का बीच वाला पोर्शन होता है ना, हम अभी जल्दी जल्दी रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है और हम जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग को पढ़ा नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप बीच वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये जो मिड पोर्शन है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, वैसे तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो इनसाइड द लेंस भी लाई कर सकता है, एट द सरफेस ऑफ लेंस भी लाई कर सकता है, और आउटसाइड द लेंस भी लाई कर सकता है। ठीक है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है R1 और R2 के वैल्यू पे। R1 और R2 क्या है सर, तो R1 और R2 जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
देखो जो आपका जो ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ दैट कन्वेक्स, ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का दूरी होता है। हम लोग अभी सीखेंगे आगे फोकस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस या फिर मेन फोकस किसको बोलते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो जो हम अभी बोले आपको कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो कहीं भी लाई कर सकता है, बट अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे क्लास 10 में भी और 12th में भी मैक्सिमम जितना पढ़ेंगे वो इनसाइड द लेंस ही लाई करेगा, बट दैट कैन लाई आउटसाइड द लेंस ऑल्सो एंड एट द सरफेस ऑफ द लेंस ऑल्सो, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, ये जो दोनों सॉलिड स्फेयर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ऑप्टिकल सेंटर, ये जो बीच वाला पोर्शन आप नीड वाला पोर्शन देख पा रहे हो उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। आगे सीखेंगे। अब यहाँ पे कनकेव लेंस के केस में भी आप यदि देखोगे तो कनकेव लेंस के केस में भी कैसे वो भी सॉलिड स्फेयर से मिलके बनाया गया है उसको भी आप देख लो जल्दी से। देखो कनकेव लेंस के केस में यदि आप देखोगे तो ये रहा आपका कनकेव लेंस, देखो ये भी एक सॉलिड स्फेयर से ही इसको काट के निकाला गया है, उसी का एक पार्ट है, देखो आप देख पा रहे हो। तो ये जो कनकेव लेंस है वो भी सॉलिड स्फेयर से ही इसको बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 और ये C2, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और जो लाइन को ज्वाइन करता है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के, दोनों स्फेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन को, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेयर्स, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे फोकस को देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं, फोकल लेंथ वगैरह वो सब को हम लोग देखेंगे। देखो वहाँ पे मिरर के केस में क्या होता था कि सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से मेजर करते थे। अब यहाँ लेंस के केस में हम लोग क्या करेंगे ना, सारे के सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करेंगे, यस ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ से सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम मेजर करेंगे। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट हम आपको बताए हैं वो जगह होता है जहाँ से किसी चीज़ को हम मेजर करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ही रेफरेंस पॉइंट है, वहीं से सारी चीज़ों को हम लोग मेजर करेंगे। साइन कन्वेंशन वगैरह भी जो रहेगा आपका सेम ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग आगे अभी देखेंगे फोकल लेंथ और फोकस को। तो अब हम लोग देखेंगे फोकस। तो देखो ये आपका कन्वेक्स लेंस एक, हम क्या कर रहे हैं ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। मान लो बहुत सारे पैरेलल रेज आ रहे हैं, कैसे रेज आ रहे हैं, पैरेलल रेज आ रहे हैं, मतलब कि इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज आ रही हैं जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो रेज। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो रहा है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स कि कैसे जो कोई भी रे होता है वो कैसे वो रिफ्रैक्ट करता है, कहाँ से होके पास करेगा, कैसे आ रहा है तो कहाँ से होके पास करेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। बट अभी बस इतना जान लो कि मान लो पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है तो वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज एक जगह पे मिलती हैं जाके। तो जिस जगह पे मिलती है ना पैरेलल रेज, आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है जब ये पास कर रहा है कन्वेक्स लेंस से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द पॉइंट एट विच ऑल दीज रेज आर मीटिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस। ये वाला जो आपका पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस का फोकस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस का फोकस बोलते हैं। अब कनकेव लेंस के केस में यदि आप देखना चाहते हो तो उसको भी देख सकते हो, जैसे ये आपका कनकेव लेंस है और ये जो आपका है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और क्या हो रहा है यहाँ पे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब आप क्या समझते हो, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइट रेज, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइट रेज होती है ना उसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट।
तो यहाँ पे ये जो आपका कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा इन रेज को, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर देगा सारे के सारे रेज को, तो बेचारे ऐसे जाने लगे। अब ये तो कभी आगे मिलेंगी नहीं ऐसे, तो इन डाइवर्जिंग रेज को जब पीछे प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वो क्या होता है ना, एक पॉइंट पे मिलता है आके, और जिस पॉइंट पे वो मिलता है ना उसी पॉइंट, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, ये डाइवर्जिंग रेज को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऑल दीज डाइवर्जिंग रेज आर व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट हैपेंस, दीज डाइवर्जिंग रेज अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है ये जस्ट अपीयर टू मीट हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे मीट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, द पॉइंट एट विच दीज डाइवर्जिंग रेज आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द पॉइंट एट विच these diverging rays appears to meet, that point is called focus of the concave lens। और जो ये फोकस है ना, इसी फोकस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फोकस को ही, एक्टिव फोकस बोलते हैं। जैसे ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है इसका ये एक्टिव फोकस है, फोकस इधर भी एक होगा आपका, देखो ये जो आपका है इधर भी एक फोकस है, लेकिन हम लोग के लिए जो वर्किंग फोकस है, वर्किंग फोकस हम लोग के लिए जो वर्किंग फोकस होगा वो ये वाला होगा, इसी को यही एक्टिव फोकस होगा, ठीक है। और कनकेव लेंस के केस में जो आपका एक्टिव फोकस है वो इधर लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, और कन्वेक्स लेंस के केस में इधर लाई कर रहा है, ठीक है। तो सारे के सारी चीज़ों को, अभी कुछ चीज़ों को आप यहीं पे समझ लो। जैसे कि आपका यदि देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो, देखो ये फोकस है, ये वाला जो आपका मेन फोकस कहलाता है, ये वाला जो आपका है इसको मेन फोकस बोलते हैं, ये मेन फोकस कहलाता है, या फिर प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, या फिर फोकस भी आप इसको सिर्फ बोल सकते हो। तो ये कहलाता है मेन फोकस, ठीक है, ऑफ द कन्वेक्स लेंस, एंड दिस वन इज कॉल्ड द मेन फोकस ऑफ द कनकेव लेंस, ठीक है। या फिर फोकस भी बोल सकते हो, सिर्फ आप भी इसको सिर्फ फोकस भी बोल सकते हो, या फिर प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो, ठीक है। फोकस बोलो, प्रिंसिपल फोकस बोलो, या फिर मेन फोकस बोलो, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हो फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या फिर मेन फोकस। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने अभी साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख ले रहे हैं यहाँ पे जल्दी से, सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो होगा इधर रखा हुआ रहेगा, इधर लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा ना, देखो यहाँ पे हम लोग जो मिरर के केस में हम लोग सीखे थे वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वही चीज़ अप्लाई करना भी है यहाँ पे। आप क्या करोगे ना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज सारे के सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिए थे पहले भी, इस बार भी वही चीज़ करना है आपको। और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सारे के सारे डिस्टेंसेस को आपको नेगेटिव लेके चलना है। तो आप और एक चीज़ आपको याद बस ये रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे चीज़ों को आपको मेजर करना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप इधर जा रहे हो, देखो फोकस इधर लाई कर रहा है आपका, तो इधर अभी हम लोग इसको नाम देंगे F2। तो ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये वाला जो आपका है ना, इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही फोकल लेंथ होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, बस हम ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यस पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप इधर मेजर करोगे, अरे यार मान लो आपके पास एक फीता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जब आप जाओगे, ऐसे मेजर करोगे ना उस फीता से ऐसे, तो किधर जा रहे हो, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो ना। देख लो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, ऐसे जा रहा है। तो जैसे ही आप ऐसे जाओगे तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो, तो इसलिए जो कन्वेक्स लेंस के केस में f का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब कनकेव लेंस के केस में यदि देखा जाए फोकस का वैल्यू तो क्या होगा, देखो तो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखो फोकस इधर लाई कर रहा है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो F1, ये आपका एक्टिव फोकस है, और ये इधर लाई कर रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप इधर जाओगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप जा रहे हो, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जब आप जा रहे हो तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा f वो नेगेटिव होगा कनकेव लेंस के केस में, और f होगा जो पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस के केस में f जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब रखा जाता है डिफरेंट पोजिशंस में किसी लेंस के आगे, तो उस टाइम पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। बट बिफोर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये बोलता है कि मान लो आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, और देखो
इसमें क्या होता है, सब चीज़ दो होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर एक ही होता है, बट बाकी सब जो होगा वो दो होगा। देखो मिरर के केस में क्या था, फोकस एक था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक था, बट यहाँ पे सारा का सारा चीज़ दो होगा। ऑप्टिकल सेंटर आप देखे थे, देखो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा था, यहाँ पे एक, क्योंकि दो स्पेयर से मिलकर बना हुआ है ना, दो सॉलिड स्पेयर से, तो उसी जो हम लोग C1 C2 जिसको नाम दिए थे उसको हम लोग यहाँ पे 2F1 2F2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोकस लाई करता है फर्स्ट फोकस F1, और ये वाला लाई करता है यहाँ पे, इसको हम लोग नाम देते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना उसको हम लोग बोलते हैं 2F1, और ये वाले को बोलते हैं सेकंड फोकस, इसको F2। और यहाँ पे उतना ही सेम डिस्टेंस लेना है, हम तो फ्री हैंड में बना रहे हैं, आप लोग सेम डिस्टेंस लेना, ठीक है, मेरा भी सेम ही हो रहा है शायद। तो ये आपका कहलाता है 2F2, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इधर बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका कहलाता है 2F2, ठीक है। अरे यार ये इधर थोड़ा बना ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फोकस भी आप दो देख पा रहे हो, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, ठीक है, बट हमारे लिए जो काम का होता है वही यही फोकस होता है कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है ना, मतलब इसको एक्टिव फोकस बोलते हैं। एक वर्किंग फोकस होता है एक ही, जो ये वाला आपका फोकस देख पा रहे हो ना, यही वर्किंग फोकस है, एक्टिव फोकस है। और हम लोग क्या करेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे इधर लेफ्ट साइड में अलग अलग पोजीशंस पे, कभी इन्फिनिटी पे, कभी 2F1 पे, कभी F1 पे, तो कभी 2F1 और F1 के बीच में, और देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। बट बिफोर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट, पर ये मान लो कोई रे ऑफ लाइट, सबसे पहला रूल क्या है, मान लो कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, फोकस से होके पास कर जाएगा। पहला रूल तो ये बोलता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। ये रूल नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। ओके ओके ओके। अब जो आपका दूसरा रूल है वो क्या बोलता है, दूसरा रूल जो है आपका ये बोलता है कि मान लो ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो मान लो कोई रे ऑफ लाइट जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैरेलल आ रहा था तो फोकस से पास कर गया, मान लो आपका फोकस से होके ऐसे हो रहा है और ऐसे फोकस से होके जा रहा है, तो क्या होगा, फोकस से होके जब जाएगा तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, एंड जब वो किसी कन्वेक्स लेंस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला मैंने कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस एंड after that when it passes through the lens, convex lens, then what happens, after getting refracted it becomes parallel to principal axis, ठीक है। ये आपका दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल जो है वो ये बोलता है कि if a ray of light is passing through the optical center, if a ray of light is passing through the optical center then विदाउट एनी डेविएशन वो जैसे जा रहा था वैसे ही सीधा निकल जाएगा। एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर का जो डेफिनेशन होता है ना वो यही होता है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द रेज पासिस अनडेविएटेड, अनडेविएटेड पास कर जाता है वहाँ से लाइट रेज बच्चों। तो यार हमने क्या कहा, फिर से आप सुन लो कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ से जाने वाली जितनी भी रेज होती है ना वो अनडेविएटेड वहाँ से निकल जाती हैं, मतलब कि कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है, ऐसे सीधा निकल जाता है। समझ में आया? तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज विदाउट एनी डेविएशन निकल जाती हैं। तो कोई रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो जैसे जा रहा है वैसे ही सीधा निकल जाएगा, सीधा स्ट्रेट। तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस मैंने देख चुका है, अब देखेंगे हम लोग कनकेव। तो पहला रूल जो आपका है वो ये बोलता है कि मान लो ये आपका कनकेव लेंस है, तो ये आपका मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको थोड़ा छोटा बना ले रहे हैं। यार हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं, जो आपका लेंसेस हम लोग ले रहे हैं ना यहाँ पे अभी बहुत ही पतला होता है, काफ़ी थिन लेंसेस हम लोग का सिलेबस में है पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना थिक बना रहे हैं तो ये मत समझना कि काफ़ी थिक होते हैं। हमारे सिलेबस में जो हमारा 10th में और 12th में जितने भी हम लोग को पढ़ना है तो उसमें काफ़ी थिन लेंसेस होते हैं, तो काफ़ी थिन लेंसेस ही है, बहुत ही पतला लेंसेस हैं। तो देखो यहाँ पे जो है आपका लाई करेगा फर्स्ट फोकस F1 और ये यहाँ पे होगा आपका 2F1 और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका
F2 और यहाँ पे 2F2, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो क्या बोलता है ना कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो वो डाइवर्ज करेगा, और जब डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे ना तो वो ऐसा लगेगा कि फोकस, वो जो डाइवर्जिंग रे है ना ऐसा लगेगा कि फोकस से ही होके जा रहा था, फोकस से होके जा रहा है। मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो डाइवर्ज किया, डाइवर्जिंग रे को जब बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो डाइवर्जिंग रे है ना वो फोकस से ही होके गया है, ठीक है। मतलब कि पहला रूल आप ऐसे यूँ यहाँ पे बस याद रख लो इतना कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्जिंग रे को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो वो फोकस से होके पास करता हुआ अपीयर करेगा, प्रतीत होगा कि फोकस से होके पार हो रहा है, ठीक है। ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड in the backward direction, this diverging ray, when this diverging ray is being produced in the backward direction, then it appears to pass through this point, and this point is called focus also. Okay, so this is what you have to remember कि when this ray is being produced in the backward direction, then it appears to pass through the focus. Okay, so this is the first rule, and let's come to the second rule. तो ये second rule जो है वो ये बोलता है, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि देखो मान लो ये आपका एक कनकेव लेंस है, ठीक है, ये रहा आपका कनकेव लेंस, ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका यहाँ पे F2 और ये आपका 2F2, ठीक है। चलो इसको भी ज़रूरत नहीं, मिटा दे क्या, मिटा देते हैं चलो। तो अच्छा लिखना तो होगा ही क्योंकि इसको इधर से ही पास करवाना है, तो F2 क्या सर आप लिख रहे हैं, मिटा दे रहे हैं आप, क्या क्या कर रहे हैं आप, पहले लिखते हैं फिर मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे जब किसी रे ऑफ लाइट को, देखो ये F2 है, ये आपका 2F2 है, तो जब किसी रे ऑफ लाइट को मान लो इफ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस, इफ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस, देन व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after refraction it becomes parallel to principal axis. मतलब कि this light ray is directed towards the focus. मान लो यहाँ पे लेंस नहीं होता ना तो ये इस पॉइंट से होके पार हो जाता है, ऐसे पास करता, बट चूंकि यहाँ पे लेंस है तो ये रिफ्रैक्शन करवाएगा, तो रिफ्रैक्ट कराने के बाद क्या करा देगा ना, ये इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देगा, ठीक है। तो इफ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये दो रूल थे जो आपको याद रखना था, और तीसरा जो रूल है उसको भी हम साइड में बना दे रहे हैं वहाँ पे। तो तीसरा रूल आपका ये बोलता है, तीसरा रूल आपका ये बोलता है, क्या बोलता है, तो तीसरा रूल आपका ये बोलता है कि किसी भी लाइट रे को यदि आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे, किसी भी लाइट रे को आप यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन भी यही होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ से गुजरने वाली सारी की सारी रेज विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाती हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द लाइट रेज पासिस अनडेविएटेड। ओके, सो कोई भी लाइट रे यदि किसी कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ पास करता है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पे वो जैसे जा रहा था वैसे ही सीधा निकल जाएगा, पासिस विदाउट एनी डेविएशन। तो यही 3 रूल्स थे जो आपको याद रखना था। पहला रूल में हमने देखा कनकेव लेंस के केस पे कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था तो वो डाइवर्ज कर जा रहा है, डाइवर्जिंग रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पे वो अपीयर टू मीट हो रहा है, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक है, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड वाले केस में जब इफ व्हेन रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वाले केस में व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट पासेस अनडेविएटेड, विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाता है, ठीक है। तो ये सब रूल्स थे। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो यार अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और हम लोग टोटल 6 केसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका केस है वो क्या है, देखो केस 1।
तो इसमें क्या हो रहा है, एक आपका कन्वेक्स लेंस है ये इसका यहाँ पे फर्स्ट फोकस है F1, ये इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1, ठीक है। ये इसका यहाँ पे F2 और ये यहाँ पे इसका 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो देखो ये जो 2F1 और 2F2 नाम दिया गया है ना, जो C1 C2 था उसी को यहाँ पे फर्दर 2F1 2F2 नाम दिया गया है फॉर आवर कन्वेनियंस, फॉर आवर कन्वेनियंट। यहाँ पे हम लोग 2F1 2F2 बोले हैं, मतलब कि F2F, देखो F2F। अब यहाँ पे F1 क्यों बोल दिए हैं यहाँ पे, मतलब F1 2F1 क्यों बोले हैं, यहाँ पे F2 2F2 क्यों बोले हैं, ताकि हम लोग का सुविधा हो बुलाने में, बोलने में, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर है ये। अब देखो पहला जो केस है, पहला केस मान लो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं इसको। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, जब हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती हैं, यस पैरेलल होती हैं, भूलना मत, पैरेलल होती है इन्फिनिटी से आने वाली रेज। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती है, इन्फिनिटी का मतलब इसमें होता है बहुत दूर से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, राइट। तो यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं, मैंने पहले ही रूल पढ़ाया आपको, जब कोई भी पैरेलल रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी जब रे आता है तो वो क्या करता है, रिफ्रैक्ट करके किससे पास करता है, फोकस से होके पास करता है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी हम बोलने जा रहे हैं, मेरी मुख से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकलने वाला है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुने, कृपया ध्यान से सुना जाए। देखो जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो मिरर से लाइट, देखो लाइट रे आया, इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती थी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता था कि नहीं होता था, यस होता था। तो जहाँ पे दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके, मतलब कि दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती थी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता था, दो ही नहीं, मतलब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए होता था, बट बहुत सारे लाइट रेज जहाँ मिलती थी वहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बोलना है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ मिलता था बहुत सारा, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता था। रियल में मिलता था तो क्या बनाता था, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनाता था, ठीक है। और जब आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, मतलब कि मान लो डाइवर्जिंग रेज हम लोग को जब मिलता था तो उस टाइम पे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते थे, और बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करने पे जहाँ पे वो मिलता हुआ प्रतीत होता था, अपीयर्स टू मीट होता था, वहाँ पे आपका वो एक कैसा इमेज बना रहा था, वर्चुअल इमेज बना रहा था, राइट। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मान लो हम लोग को मिल जाता था डाइवर्जिंग रेज, तो उस टाइम पे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करते थे, और जहाँ पे वो मिलता हुआ प्रतीत होता था, द पॉइंट एट विच दोज टू रिफ्लेक्टेड रेज वेर जस्ट अपीयरिंग टू मीट, तो उस पॉइंट पे वो एक वर्चुअल इमेज बनाता था जो कि इरेक्ट होता था, अपराइट होता था, सीधा होता था, राइट होता था ना। तो उसमें क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को हम लोग मिलाते थे, मीट करवाते थे, सचमुच में मिलता था, रियल इमेज बनाता था, इन्वर्टेड इमेज बनाता था, यदि अपीयर्स टू मीट होता था रिफ्लेक्टेड लाइट रेज तो वर्चुअल इमेज बनाता था और इरेक्ट इमेज बनाता था। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज तो हमको मिलने से रही, यहाँ पे हम लोग को सारा का सारा रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी, क्योंकि लेंस का काम होता है रिफ्रैक्ट करवाना, ना कि रिफ्लेक्ट करवाना। तो बच्चों जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रेज सचमुच में मिलेंगी वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और जहाँ पे वो अपीयर्स टू मीट होगा वहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। मेरा बात फिर से सुन लो, हमने ये कहा कि जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज सचमुच में मिलेंगी, रियल में मीट करेंगी, वहाँ पे आपका कैसा इमेज बनाएगा, रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे सचमुच में मिलेगा वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे अपीयर्स टू मीट होगा वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जब कन्वेक्स लेंस के केस में इन्फिनिटी पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस टाइम पे जब पैरेलल रेज आ रही है यहाँ पे और रिफ्रैक्ट हो रही हैं इस कन्वेक्स लेंस से, तो वो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रहा है, ये जो रिफ्रैक्शन होने के पश्चात ये जो रेज हैं ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है और फोकस से होकर पार हो रहा है। तो ये जो दोनों रेज देख पा रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक इमेज बना दिया। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे इमेज का प्रॉपर्टी वो सभी लिख लो, मतलब आप पूरा लिखना, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं यार, तुम लोग पूरा लिख लेना, नेचर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है, पूरा लिख लेना, नेचर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इज, उसके बाद लिखते जाना। हम बस लिख दे रहे हैं यहाँ पे इमेज इज, ओके। तो इमेज इज क्या है, पहला बताओ पोजीशन, जहाँ बना है पहले पोजीशन बताओ, पोजीशन भी लिख देना, ठीक है। तो पोजीशन, साइज, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, तो हम लिख दिए बस इमेज इज। तो क्या कहाँ बना है भाई साहब, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है ना, रिफ्रैक्टेड रेज मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब जहाँ पे मिल रहा है
इंटरसेक्ट हो रहा है, मीट कर रहा है, वहीं पे इमेज बनाता है। देखो यहाँ मिल रहा है ना फोकस पे, तो कहाँ बना दिया फोकस पे, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है भाई। दूसरा आप ये बताओ कि जो आपका इमेज बना है वो कैसा बना है, तो चूंकि सचमुच में मिला है तो रियल बनाएगा, ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनाया है। साइज़ के बारे में कुछ चर्चा कर लो, तो साइज़ के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो तीसरा नंबर में बहुत ही छोटा बनाया भाई साहब, देख पा रहे हो आप यहाँ पे पॉइंट साइज़ का इमेज बना दिया है, तो वेरी डिमिनिश्ड लिख दें, हाईली डिमिनिश्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, या फिर आप इसको पॉइंट साइज्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके ओके। फोर्थ नंबर में साइज़ के बारे में चलो सब लोग चर्चा कर लिए हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चलो अच्छा देखो, और एक चीज़, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला और लेंस फार्मूला भी जल्दी से देख ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग पढ़े थे मिरर के केस में ना, वही सब है, बस खाली माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है। तो देख लो पटाख से देख लो, देखो मिरर के केस में हम लोग क्या पढ़े थे, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे v क्या था इमेज डिस्टेंस, u क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से मेजर कर रहे थे, ठीक है भाई, f क्या था फोकल लेंथ। यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ लेंस फार्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस फार्मूला है, बस यहाँ पे माइनस होगा बस, ठीक है। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था बच्चों, लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो हमने फार्मूला देखा था मिरर के केस में, वो क्या था, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u था, एंड दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट hi अपॉन ho। अब वहाँ पे माइनस में था, बस यहाँ प्लस में होगा, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, m से, तो दैट इज इक्वल टू v अपॉन u, बस यहाँ प्लस में होगा, वहाँ माइनस में था ना, यहाँ प्लस में होगा, और दैट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन था क्या वास्तव में, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज hi अपॉन ho। यहाँ पे hi जो है वो क्या है, साइज ऑफ इमेज, और ho क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे v जो है वो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कहाँ से मेजर करोगे भाई, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू v अपॉन u दैट इज इक्वल टू hi अपॉन ho, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है। लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ये सब मैंने चर्चा किया यहाँ पे। तो जो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ m होगा, सबसे पहले m पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन में बस आप लोगों को यही समझना है ना कि देखो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को, सुनो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को आप तो इधर ही रखोगे ना, लेंस के इधर ही रखोगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को आप लेंस के इधर ही रखोगे, तो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा यार, u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। अभी लिख नहीं रहे हैं, आगे सबसे लास्ट में हम चर्चा कर देंगे एक बार साइन कन्वेंशन जल्दी से। तो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, चाहे वो कनकेव लेंस हो, चाहे कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कोई मिरर हो चाहे लेंस हो, u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि वो आप u को मेजर करोगे, देखो कैसे, इधर रख रहे हो, मान लो u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजर करोगे, ऐसे जाओगे, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आ रहे हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए u का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के जितने ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस को लेते हैं सबको पॉजिटिव लेते हैं, जो कि पढ़े हम लोग मिरर में। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सबको नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे जो m हो जाएगा ना वो क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, m नेगेटिव होगा। और m का जो वैल्यू होगा ना वो बहुत ही, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जो m होगा, इसको मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसको मॉड पढ़ते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग मॉड पढ़ते हैं। ये जो दो आप लाइनिंग देख पा रहे हो, ऐसे लाइन जो किए हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मोड का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो m जो है यहाँ पे काफ़ी कम है, देखो m इज इक्वल टू hi अपॉन ho,
m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो क्या हम लिख सकते हैं एच आई इज इक्वल टू m टाइम एच ओ। बच्चों यहाँ पे जो आपका इमेज है वो काफ़ी छोटा बना है, पॉइंट साइज़ का बना है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि साइज़ ऑफ इमेज जो है वो बहुत ही छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो वो तो तभी ना पॉसिबल है जब m का वैल्यू काफ़ी छोटा होगा m से, सॉरी 1 से। m का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड जब 1 से काफ़ी छोटा होगा, वेरी वेरी लेस देन होगा 1, तभी वो पॉसिबल है। तो m का जो वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। इतना लेक्चर जो हम दिए यहाँ पे इसलिए दिए कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ m है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। वाई? बिकॉज साइज ऑफ इमेज इज़ व्हाट? m टाइम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज m टाइम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई इज इक्वल टू m टाइम ऑफ एच ओ। तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 से बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत लेस होगा, तभी ना आपका साइज ऑफ इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। पॉइंट साइज बना है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। केस 1 में हमने ये देखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, तो उस टाइम पे जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? फोकस पे हो रहा है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, रूल्स को याद रखने हैं। तो जब भी किसी पैरेलल रेज को हम ले आते हैं और कन्वेक्स लेंस से पास करवाते हैं तो वो फोकस से होकर पास होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे इमेज बनाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है हम लोग को, मतलब प्रतीत नहीं हो रहा है, रियल में पास हो रहा है, तो यहाँ पे इमेज बना दिया, ठीक है भाई साहब। तो पहला केस में हम लोगों ने ये देखा। और इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है। m का वैल्यू नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड है। अब हम लोग देख के पता नहीं लगा सकते यहाँ पे कि रियल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। अरे पॉइंट साइज बनाए तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या इन्वर्टेड है कि क्या है, बट आपको ये एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया है तभी इसको बोला जा रहा है कि इन्वर्टेड बना हुआ है, ठीक है। जब भी रियल में सचमुच में जब मीट करता है तो उस टाइम पे इन्वर्टेड इमेज ही बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब मान लो आपको सन को आप देखोगे यार, तो सन का इमेज को देख के आप बता सकते हो क्या कि सन का इमेज उल्टा बना है कि सीधा बना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, तो उसको देख के आप बोल नहीं पाओगे कि कैसा बन रहा है। बट चूँकि हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट कि रियल जो जब कोई भी लाइट रेज रियल में मीट करती हैं तो उस टाइम पे रियल इमेज ही बनाता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा ही होता है। तो इन्वर्टेड बना है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बना है, पॉइंट साइज्ड है। m का वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये उल्टा है, ये उसी चीज़ को बता रहा है यहाँ पे। मतलब जो भी आपका m का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 जो आएगा ना वो भी नेगेटिव में ही आएगा, मतलब उसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f1, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को सीधा कर ले रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे f1 है और ये तुम्हारा 2f1 है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे इस बारी? ये सेकंड वाला केस है, ठीक है। तो इस वाले केस में हम कहाँ रख रहे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड, कहाँ भाई? 2f1। जब 2f1 के बियॉन्ड रखते हैं, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, परे रखना, परे परे, ठीक है। परे मतलब समझ में आता है आप लोगों को? जैसे कि हम यदि बोले कि व्हाट आई एम टीचिंग इज़ बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ के परे है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ के आधी नहीं है, ठीक है। बस हम समझा रहे हैं आपको। परे का मतलब होता है जो मतलब उसके मतलब उस पार, ठीक है, समझ से परे। तो यहाँ पे उसी तरह 2f1 से परे है। तो ऑब्जेक्ट को रखें कहीं पे 2f1 के इधर, तो मान लो इधर रख दिए हैं यहाँ पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f1, तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है? पहला रे हम लोग देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को कितना चाहिए? 2 रे चाहिए। ऑल्दो इमेज फॉर्म हो रहा है बहुत सारा रे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तब, बट हमको फिजिक्स में मात्र 2 रे चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो क्या करेंगे हम, एक रे को यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, और ये रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो क्या होएगा? क्या होएगा बाबा? देखो यहाँ पे ये आपका, इसको यहाँ बना दो, यहाँ पे f2 बना दो, यहाँ पे बना दो 2f2। तो जब कोई लाइट रे देखो ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड 2f1 रखा गया है, वो आ रहा है, तो क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो f1 से होके पास कर जाएगा, ठीक है। और एक क्या करो आप, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो यार। जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे, जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो आप देखोगे कि वो जो लाइट रे है वो क्या हो रहा है? टेढ़ा बन गया यार। चलो ठीक है, हम रफ बना रहे हैं तो परफेक्ट तो बनेगा नहीं। इसमें क्या किए हैं कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम लोग एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए हैं,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएं तो उस टाइम पे रिफ्रैक्ट करके फोकस से होके वो पास हुआ, और दूसरा रे जो है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लाए हैं। सीधा खींचना तुम लोग जब बनाना तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाने का, ठीक है। हम अभी आप लोग को रफली बस समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना तुम लोग, एग्जाम में नहीं बनाना, बता रहे हैं पहले ही, मार्क्स कट जाएगा। तो जब आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हो तो पता है आपको विदाउट एनी डेविएशन वो निकल जाता है सीधा, और जब हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं तो वो ऐसे फोकस से होकर पास होता है। आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे इमेज बना देता है। अब यहाँ पे जो इमेज बना है भाई साहब, तो वो कैसा है, इमेज इज पहला कहाँ पे बन रहा है, फॉर्म्ड बिटवीन, देखो बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रहा है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा बताओ कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है ठीक है। तीसरा बता दो, तीसरा ये बताओ कि तीसरा आप ये बताओ कि कैसा है। अब देख के नहीं बता पाओगे आप कैसा, आपको ये याद रखना होगा, हम अभी रफ बनाए हैं डायग्राम, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करें। देखो यहाँ पे इमेज थोड़ा छोटा बन रहा है यार ऑब्जेक्ट से, बट यहाँ पे दोनों एक ही साइज़ का दिख रहा है, सेम साइज़ का, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सेम साइज़ का नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। पगलाना मत तुम लोग, पगलाने का नहीं, हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठुश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऐसे रेज आ रही हैं यहाँ पे ऐसे, और कुछ इस प्रकार से जा रही है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये यहाँ से हम ले आ रहे हैं इसको ऐसे, ठुश ठुश, चलो ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट अब बड़ा दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा। तो आपको मतलब ये चीज़ याद रखना यार, देख के मत आप पता, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको देख के आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, कि ये वाला दोनों एक ही साइज़ का दिख रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो कैसा बना है, कैसा बना है, हाँ डिमनिस्ड बना है, डिमनिस्ड, हाईली डिमनिस्ड मत लिख देना, डिमनिस्ड बना है, ठीक है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अच्छा ठीक है, डिमनिस्ड बना है, ठीक है। चौथा नंबर में आप ये बताओ कि m का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो नेगेटिव ही होगा, m इज जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। आप डायरेक्ट चाहो तो m इज इक्वल टू -1 भी लेस देन 1, देखो यहाँ पे भी जो 1 का वैल्यू होगा उस पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ m जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 लेस देन 1 कि ग्रेटर देन 1। पिछले वाले केस में वेरी वेरी लेस देन 1 हुआ था, इस वाले केस में होगा क्या होगा, इस वाले केस में वेरी वेरी लेस देन 1 नहीं होगा, बट लेस देन ही होना होगा उसको, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यार HI इज इक्वल टू M टाइम HO, तो HO से तो वो छोटा ही ना बना है, इस बार भी देखो छोटा ही बना है, ठीक है, इस बार भी छोटा ही बना है। तो आपका जो इमेज जब छोटा बना है तो 1 से छोटा होना होगा उसको, मतलब M का जो वैल्यू है उसको, तब ना M इज हम लोग HI इज इक्वल टू लिखते हैं ना M टाइम HO, तो HI इज इक्वल टू M टाइम HO जब कर रहे हैं तो M का वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा, तब ना आपका जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो M मैग्नीट्यूड ऑफ M जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। और 1 का जो भी आएगा लेस देन 1 जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा 25 या फिर जो भी 0.25 या फिर जो भी, तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो इन्वर्टेड बन रहा है मतलब उल्टा ना बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका सेकेंड केस जिसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F1 देन उस टाइम पे इमेज जो फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, F2 और 2F2 के बीच में हो रहा है। एक रे को हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए हैं, और जब लाए वैसा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर पास कर गया, और एक रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाए हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो स्मॉलर साइज़ का इमेज बना दिया। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो कैसा है, ज़्यादा है, और इमेज का साइज़ कम है। इमेज कहाँ बनाया है, F2 और 2F2 के बीच में बनाया है भाई साहब, रियल एंड इन्वर्टेड बनाया है, डिमनिस्ड बनाया है, हाईली डिमनिस्ड मत लिखना, डिमनिस्ड M का वैल्यू नेगेटिव लिए क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड है, ठीक है, और रियल है, और M का वैल्यू लेस देन 1 इसलिए लिए है क्योंकि HI इज इक्वल टू होता है M टाइम HO, तो HI तभी छोटा होगा जब M का वैल्यू लेस देन 1 रहे, तब ना ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होगा। तो हमारा जो थर्ड नंबर केस है बच्चों, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एग्जैक्टली एट 2F1, ठीक है।
तो ये आपका रहा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये हम रख रहे हैं केस 3 में, और देखो कहाँ रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1। तो जब यहाँ पे हम लोग, ये तो f1 है, यहाँ पे आपका 2f1 होगा, तो एग्जैक्टली यहीं पे रख रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो यहाँ पे बना दे रहे हैं f2 सेकेंड फोकस, और ये आपका 2f2। तो जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, यहाँ भी करेंगे, एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब किसी रे को लाते हैं तो उस टाइम पे वो फोकस से होके पास करता है, तो फोकस से होके पास करवा दो, ठीक है। और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ। आप जानते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से किसी रे को ले जाते हैं तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधा चला जाता है, निकल जाता है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से इसे ले जाओ, तो ले जाओ बच्चों, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, और देखो जैसे ही ले जाओगे तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा। अभी हम देखो फ्री हैंड से बना रहे हैं तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। आप लोग जब स्केल से बनाओगे तो सही सलामत एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो माइंड नहीं करने का। ये देख लो, यहाँ पे आपका ये जो ऑप्टिकल सेंटर से आप रे को पास करवाए हो वो विदाउट एनी डेविएशन निकल गया। बहुत ही टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा सा तो सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग भी सोचोगे क्या सर आप तो टेढ़ा बना रहे हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे फिर सीधा। आप लोग स्केल से बनाओगे यार, ठीक है। ऐसे फ्री हैंड में मत बनाना, रफली हम बना रहे हैं अभी समझाने के लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब मैंने गुजारा तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअल में मिल रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल मिल रहा है, रियली मिल रहा है, रियली। तो रियल में जब रियल में कोई रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, रिफ्रैक्टेड रेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट ही तो कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज थोड़ी ना बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रेज ही बोलेंगे क्योंकि ये लेंस से होकर रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे मिल रहा है रियली, वहीं पे रियल इमेज बना दिया, इन्वर्टेड इमेज बना दिया, ठीक है भाई साहब। तो इमेज इज पहला फॉर्म्ड एट 2f2। देखो 2f1 पे रखे थे तो इमेज भी बना दिया कहाँ पे, 2f2 पे, इधर अनदर साइड ऑफ लेंस में, अनदर साइड ऑफ लेंस में 2f2 पे इमेज बना दिया, ठीक है, ठीक है। ओके, कैसा बनाया बताओ? रियल बनाया एंड इन्वर्टेड बनाया, ओके। तीसरा नंबर में ये बताओ कि क्या ये छोटा है कि कैसा है, बड़ा है कि कैसा है? नहीं, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, ये सेम साइज का है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा इमेज का भी साइज है भाई साहब। तो ये आपको यहाँ पे समझना था, ओके। फोर्थ नंबर में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका m का वैल्यू होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा भाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ m जो होगा यार वो कैसा होगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ m जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि HI इज इक्वल टू m टाइम ऑफ HO। तो यदि HI को HO के इक्वल करना है तो m का वैल्यू तो 1 पुट करना पड़ेगा ना। तो m इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m क्या होगा? 1 होगा। एंड कैसा होगा? m नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि इन्वर्टेड है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बनाए तो इन्वर्टेड है, सेम साइज का है। तो हम लोगों ने क्या सीखा केस 3 में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1 देन उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए, ऐसे ले गए, फोकस से होके गुजरता है, हम लोग पढ़े हैं रूल्स में। और जब ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ही गुजारे तो विदाउट एनी डेविएशन निकल गया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इमेज बना दिया 2f2 पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बना रहा है, m का वैल्यू 1 होगा क्योंकि सेम साइज है, इसीलिए HI इज इक्वल टू m टाइम ऑफ HO करना है हम लोग को, तो m का वैल्यू 1 होगा, तभी तो HI HO के इक्वल होगा। और m का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि वो रियल है प्लस इन्वर्टेड है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है इसलिए इन्वर्टेड है, इसलिए m का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। चौथा केस है, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे? यस, f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, बिटवीन f1 एंड 2f1 रखेंगे। तो केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। तो देखो बच्चों, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका f1 हो गया, ये आपका 2f1 हो गया, ठीक है भाई साहब। f1 और 2f1 के बीच में ही रखना है, तो यहाँ पे कहीं रख दे रहे हैं। आप f1 और 2f1 के बीच में कहीं भी रख सकते हो, एकदम मतलब बीच में एकदम, यहाँ पे मिड पोर्शन में रखने की जरूरत नहीं, कहीं भी रख सकते हो आप यार f1 और 2f1 के बीच में। तो इधर भी बना ले रहे हैं f2
2f2, ठीक है। अरे तुम लोग जो पढ़े हो कनकेव मिरर के केस में ना, वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। यदि आप देखो तो कनकेव मिरर के केस में वहाँ पे हम लोग 6 केस पढ़े थे, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग 6 केस पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर के केस में वहाँ पे हम लोग मात्र 2 केस पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग कनकेव लेंस के केस में मात्र 2 केस पढ़ेंगे। और जहाँ तक बात है इमेज फॉर्मेशन का ना, तो वो भी लगभग सब चीज़ सेम ही हो रहा है। यदि आप देखो यहाँ पे तो बस वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, बस वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। वहाँ पे आपका जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में आपका इमेज भी बन रहा था, ठीक है। यदि आपको याद है तो जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट को रखे थे उसी साइड आपका इमेज का फॉर्मेशन भी हो रहा था, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में एक ही केस ऐसा था जिसमें आपका बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बन रहा था, लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है कि जिस साइड आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो उस साइड ना बन के अनदर साइड ऑफ द लेंस आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में स्पेशली। तो यदि आप मिला पाओ तो काफ़ी चीज़ें मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। तो एक ऑप्टिकल एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप रे को ले जाओगे तो वो फोकस से होके पार हो जाएगा, ऐसे पास करेगा, ठीक है। थोड़ा सीधा बनाते हैं इस बार बढ़िया से। अब एक रे को हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास करवा रहे हैं। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं तो आपको पता है कि वो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाता है और आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो आपको दिख रहा है, जहाँ पे हो रहा है वहाँ से लेके एक लाइन आप प्रिंसिपल एक्सिस तक खींच दो। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बियॉन्ड 2f2 इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे इमेज बना देगा। कैसा इमेज बना रहा है देख लो आप यहाँ पे, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है कि मैग्नीफाइड बना रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, ठीक है। कैसा इमेज बना रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है यहाँ पे वो, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसा है, कैसा है भाई साहब, इमेज जो है सबसे पहले बन कहाँ रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। तो इमेज जो है कहाँ पे बन रहा है, फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड बन रहा है, उस परे बन रहा है, 2f2 के परे बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है एंड इनवर्टेड बन रहा है। ओके ओके ओके। एंड तीसरा नंबर में क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसा बना है, वो मैग्नीफाइड बना है, मैग्नीफाइड बना है। हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोलने का, मैग्नीफाइड बोलने का, ठीक है। तो मैग्नीफाइड बना है, बड़ा बना है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। या फिर आप इसको चाहो तो एनलार्ज्ड भी बोल सकते हो। मतलब कि अभी तक हम लोग जब इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, बियॉन्ड 2f1 रखे तो उस टाइम पे f2 और 2f2 के बीच में बना। इस बार भी तुम्हारा छोटा ही बना था, f2 पे तो जब बना था तो उस टाइम पे तो हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पे भी जब बना तो डिमिनिश्ड ही था। जब यहाँ पे हम लोग 2f1 पे रखे तो उस टाइम पे 2f2 पे हम लोग को ऑब्टेन हुआ इमेज, और 2f1 पे जब रखने पे 2f2 पे इमेज बना तो वो सेम साइज़ का था। मतलब अभी तक हम लोग को छोटा से पहले स्टार्ट हुआ, यहाँ छोटा एकदम डिमिनिश्ड, फिर इधर बन रहा था थोड़ा सा डिमिनिश्ड, मतलब ये तो हाईली डिमिनिश्ड था, फिर छोटा थोड़ा सा बना, डिमिनिश्ड बना, फिर थोड़ा सा सेम साइज़ का हो गया और अब बढ़ने लगा, अब देखो बड़ा होने लगा, तो मैग्नीफाइड बन गया इमेज। जब हम लोग 2f1 से इधर आए तो 2f1 और f1 के बीच में रखे तो, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं कि जो m का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा यार, m इज़ ग्रेटर देन 1। इसलिए ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि hi इज इक्वल टू होता है m टाइम ऑफ ho। तो साइज ऑफ इमेज शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना, साइज ऑफ इमेज शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m का वैल्यू बड़ा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा m का वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो m जो होगा वो कैसा होगा, क्या लगता है आपको, नेगेटिव ही होगा क्योंकि इस बार भी इन्वर्टेड ही है, ठीक है, इस बार भी इन्वर्टेड ही है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, तो हम लोग उस टाइम पे देख पा रहे हैं कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे को ले जा रहे हैं तो वो फोकस से होकर गुजर रहा है, एक ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजारे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इमेज बना 2f2 के बियॉन्ड, तो फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2। इमेज कहाँ बन रहा है, 2f2 के बियॉन्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। मैग्नीफाइड इनलार्ज बन रहा है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए है क्योंकि hi इज इक्वल टू m टाइम ऑफ ho होता है, तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तब ना आपका इमेज का जो साइज़ होगा वो इनलार्ज होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपका इन्वर्टेड बना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लोग देखेंगे
जिसको हम लोग फिफ्थ केस बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो ये है कि इसमें हम लोग फिफ्थ केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, एट फोकस रख रहे हैं। तो ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं केस नंबर 5, ठीक है, 5 ही था ना, हाँ 5 था, 5। तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F1, फोकस पे जब रख रहे हैं तो जब यहाँ पे रख रहे हैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो कहाँ पे इमेज बनेगा, ये तो आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका F2 होगा और इधर 2F2 होगा, ठीक है। डिस्टेंसेस को इक्वल लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से जितना फोकस तक का लोगे, फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस भी उतना ही लेना है, ठीक है। तो जब फोकस पे रख रहे हैं सेम चीज़ करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाओ, फोकस से पास करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजार दो तो आप देख पा रहे हो कि आपको एक पैरेलल रे मिल रहा है। ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपको मिल रही हैं वो आपस में पैरेलल है। कैसी हैं, पैरेलल हैं, मत समझना कि कन्वर्जिंग है। 3 तरह के रेज होती हैं, तो ये जो रेज आपको ऑब्टेन हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं, ओके। इसको आप कन्वर्जिंग मत समझना, अदरवाइज मार्बो करेंगे, फ़ोन में घुस के मारेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज हैं, ओके। और आपको पता है कि पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलती हैं, यस, इन्फिनिटी पे। जिस तरह से इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती हैं, पैरेलल, उसी तरह से इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती हैं, पैरेलल। तो उसी तरह से जो आपका पैरेलल रे होता है ना वो इन्फिनिटी पे मिलता है। ये फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मिलती है जाके। तो कहीं इन्फिनिटी पे इमेज बना देगा भाई साहब, कैसा बनाएगा, काफ़ी बड़ा बना देगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना देगा काफ़ी कहीं दूर, ठीक है, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है, ओके। तो लिख दो यहाँ पे पहला कि इमेज कहाँ बन रहा है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा बताओ आप कि कैसा बन रहा है भाई, तो रियल एंड इन्वर्टेड, साफ साफ दिख रहा है बड़ा बड़ा अक्षर में, ठीक है। डायग्राम भी बड़ा बड़ा बना दिया है, ठीक है भाई। रियल एंड इन्वर्टेड बनाया है, कैसा बनाया है भाई, हाईली एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड बनाया है, हाईली मैग्नीफाइड बना दिया है, ठीक है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे जो m का वैल्यू इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ m जो होगा भाई वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो होगा हाईली मैग्नीफाइड है, जो मतलब चूंकि इमेज हाईली मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं इमेज बना दे रहा है, तो इसलिए m वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। अब m जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, समझ में आ गया। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं कन्वेक्स लेंस के आगे इधर पहले, तो क्या होता है उस टाइम पे, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम लोग एक तो रे ले आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हुआ, दूसरा ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट एनी डेविएशन निकल गया, और पैरेलल रेज ऑब्टेन हो रहे हैं। और पैरेलल रेज जो होती हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे इमेज बना देगा, कैसा बनाएगा, हाईली इनलार्ज बनाएगा, हाईली मैग्नीफाइड बनाएगा, हाईली इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड जो बोलो आप, इन्फिनिटी पे बना रहा है, रियल इन्वर्टेड बना रहा है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो काफ़ी बड़ा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इन्वर्टेड बना है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6th केस, जिसको हम लोग स्पेशल केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सबसे पहले केस नंबर ये 6 है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में रख रहे हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। देखो ये आपका हुआ कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये आपका F1 हुआ। तो यहाँ पे ही हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो उस टाइम पे इमेज कहाँ बनेगा, चलो सबसे पहले तो इधर बना दे रहे हैं F2 और इधर बन जाएगा 2F2, वैसे ज़रूरत नहीं है इसका। देखो एक रे को तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले आओ, अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाओगे तो ये फोकस से होके गुजरेगा, ऐसे पास करेगा, ठीक है, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास करवा दो, तो आपको डाइवर्जिंग रेज देखो मिल रहा है यहाँ पे। ये जो दोनों रेज है ना बच्चों, ये डाइवर्जिंग मिल रहा है। आप जब प्रॉपरली बनाओगे स्केल से तो आपको डाइवर्जिंग रेज पूरी बहुत अच्छा से मिल जाएगा आपको एकदम। अभी हमको तो पैरेलल जैसा टाइप का दिख रहा है क्योंकि हम हैंड से बना रहे हैं एकदम फ्री हैंड से, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रेज आपको ऑब्टेन होगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है और जैसे ही आप पैरेलल लाए तो वो फोकस से होके पास कर गया। अब ये तो मिलने से रही, दीज डाइवर्जिंग रेज विल नेवर मीट। सो हम लोग क्या करेंगे ना, व्हेन दीज डाइवर्जिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करते हैं ना तो यहाँ पे कहीं इमेज बना देता है,
बैक, ये सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज भी यही बना दिया, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज इस बार देखो यहाँ पे जो क्या हुआ है कि डाइवर्जिंग रेज चूंकि हम लोग ऑब्टेन हुआ था, तो डाइवर्जिंग रेज को हम लोग क्या किए हैं, डाइवर्जिंग रेज को हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिए हैं। व्हेन दीज टू डाइवर्जिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज दीज डाइवर्जिंग रेज आर नॉट गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट एट दिस साइड। तो when these two diverging rays are produced in the backward direction, then what happens, it appears to meet at a point, and that the point at which these diverging rays appears to meet, at that point an image will be formed, and that will be a virtual image। भाई वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे appears to meet हो रहा है, सचमुच में नहीं मिल रहा है, तो appears to meet होता है तो वर्चुअल बनाता है, प्लस इरेक्ट है, देख लो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी से लिख दो, इमेज इज पहला कहाँ बन रहा है भाई, फॉर्म्ड at same side as object। दूसरा कहाँ बन रहा है बताओ, ये सेम साइड एज ऑब्जेक्ट तो बन गया, ठीक है। कैसा बना है भाई, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट को आप अपराइट भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। तीसरा आप ये भी बता दो कैसा बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो देख पा रहे हो आप ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो मैग्नीफाइड बना है, हाईली मैग्नीफाइड नहीं, मैग्नीफाइड बना है तो मैग्नीफाइड, ठीक है, या फिर इनलार्ज्ड जो आप बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे m का जो वैल्यू है उसको भी डिस्कस कर ले रहे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ m जो है वो क्या होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन 1 होगा m का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना HI = m टाइम ऑफ HO, तो HO से जब बड़ा होना है तो HI को बड़ा होना है तो m का वैल्यू तो बड़ा ही होना होगा 1 से, और m का वैल्यू कैसा होगा, पहली बार पॉजिटिव होगा, ताली बजाओ। m का वैल्यू पहली बार पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, ठीक है, तो m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ऑल द डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव m का वैल्यू, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन उस टाइम पे इमेज कहाँ पे बनता है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, अपराइट बनता है, इरेक्ट या फिर अपराइट एक ही चीज़ है, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। तो मैग्नीफाइड बनता है, इनलार्ज, देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना उससे बड़ा बना देगा। वास्तव में होता क्या है ना बच्चों, आप लोग डिक्शनरी में देखते होगे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना उससे आप लोग देखते हो, ठीक है, वर्ड्स को, छोटे छोटे वर्ड्स को बड़ा करके दिखा देता है, तो वही चीज़ उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे डिक्शनरी में वर्ड वगैरह छोटे छोटे वर्ड जो रहता है वो यहाँ पे रहता है, वही चीज़ का बड़ा बना के हम लोग यहाँ से देखते हैं, लेंस को अपने आँखों से यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो बड़ा हम लोग को दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग का आँख होता है, ये हम लोग का आँख है, आँख क्या है, ये हम लोग का आँख है, आँख, इसको काला कर लेना तुम लोग, हम नहीं कर रहे हैं अभी। और ये तुम्हारा आईब्रो है, आईब्रो, ये आईब्रो है, ही, यस, दिस वन इज आईब्रो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे डिक्शनरी का वर्ड वगैरह रहता है ऐसे रखा हुआ, मतलब बुक में, तो हम लोग देखते हैं तो वो बड़ा प्रतीत होता है, यहाँ से देखते हैं तो बड़ा लगता है हम लोग को, ठीक है, ठीक है। उसी का जो मतलब वो जो एक एक लेटर हैं उस डिक्शनरी में वो एक प्रकार से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह है, और वो अक्षर हम लोग को बड़ा दिखता है, वो वर्ड सब लेटर सब हम लोग को बड़ा दिखता है। वर्चुअल इमेज ही देख पाते हैं उस वर्ड का, एक्चुअली हम लोग उस लेटर का वर्चुअल इमेज देख पाते हैं, मैग्नीफाइड व्यू देख पाते हैं हम लोग, इनलार्ज दिखता है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे उससे आगे दिखता है ना, ठीक है। तो ये आपका 6 केस है, इसको स्पेशल केस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यही एक ऐसा केस है जिसमें हम लोग को वर्चुअल इमेज मिला, मैग्नीफाइड इमेज मिला। अभी तक जितना हम लोग देख रहे थे कन्वेक्स लेंस के केस में, सब में हम लोग को कैसा मिल रहा था, अभी तक जितना हम लोगों ने देखा सब में हम लोगों को रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा था। अभी सिर्फ एक ही, ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता केस है जिसमें हम लोगों को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिला, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस के केस में देखना है, इन केस ऑफ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में मात्र 2 ही केसेस हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। पहला केस तो है, इसी में हम निपटा दे रहे हैं एक ही बार में। पहला जो केस है उसमें ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इन्फिनिटी, तो ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक है।
ये आपका कनकेव लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इन्फिनिटी से जो आने वाली रेज होती हैं कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, आप सबको पता है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, और वो जब कनकेव लेंस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्जिंग रे को हम लोग जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाते हैं, कहीं जब बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, व्हेन दीज टू डाइवर्जिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देन इट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ अपीयर्स टू मीट होता है, द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, वहाँ पे हम लोग को वर्चुअल इमेज मिलता है, ठीक है। तो चूंकि दीज डाइवर्जिंग रेज आर नॉट गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट एट दिस साइड, ये इसको आप कितनों मिलाओगे तो ये तो दूर न जाएगा एक दूसरे से, ये तो कभी मिलेगा नहीं। तो इस डाइवर्जिंग रेज को आप क्या करो, बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करो, और जहाँ पे वो मिलता है वो प्रतीत होगा, द पॉइंट एट विच दिस डाइवर्जिंग रेज अपीयर्स टू मीट, एट दैट पॉइंट अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट साइज का वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसा है भाई, कहाँ सबसे पहले तो कहाँ बना है, फॉर्म्ड एट F1 पे बन रहा है। कैसा बना है भाई, कैसा बना है भाई, पॉइंट साइज्ड, ठीक है, या फिर बोल सकते हो हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। तीसरा हम ये भी बता दो आप कि कैसा बना है, तो वर्चुअल बना है एंड इरेक्ट बना है, ठीक है। अब चौथा नंबर में हम ये भी केस इसका भी डिस्कशन कर ले रहे हैं कि M जो होगा वो कैसा होगा। तो M जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट है। तो M का सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, चूँकि छोटा ना बना है, हाईली डिमिनिस्ड है, पॉइंट साइज्ड है, तो M का जो वैल्यू होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। एंड वो कैसा होगा, M का वैल्यू चूँकि वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, दूसरा जो केस है उसको भी यहीं पे हम लोग निपटा दे रहे हैं। तो केस 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो। दो ही केसेस होते हैं मात्र कनकेव लेंस के केस में, तो इन्फिनिटी को छोड़ के आप कहीं भी रखो तो उस टाइम पे कहाँ पे बनेगा देख लो। जैसे कि मान लो ये आपका कनकेव लेंस है और आप कहीं पे भी रख दे रहे हो, मान लो, ठीक है, ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है, आप कहीं पे रख रहे हो, मान लो यहाँ पे रख दे रहे हो यार, ठीक है। तो एक तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाओ, डाइवर्ज करेगा और इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो फोकस से होके पास करेगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ओके। तो आप क्या करोगे, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजारो, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप इसको पास कराओगे तो विदाउट एनी डेविएशन ये निकल जाएगा। ये अपने आप में इंसिडेंट रे भी है, ये अपने आप में रिफ्रैक्टेड रे भी है, ये वाला, ये ठीक है, ये वाला। तो ये अपने आप में इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो दोनों मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे कर रही हैं, अपीयर्स टू मीट कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। तो इमेज यहाँ पे बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बना दिया, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बना दिया, ठीक है। तो आप कहीं भी रखो, इन्फिनिटी को छोड़ के आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, आपको इमेज का जो फॉर्मेशन मिलेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो है इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कहाँ बन रहा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। और दूसरा कैसा बन रहा है भाई, यस, पॉइंट साइज का बन रहा है, क्या बन रहा है, डिमिनिश से बोलो, हाईली डिमिनिश नहीं बोलना है, हाईली डिमिनिश जिसमें बना है, ठीक है। इसमें कैसा बन रहा है, सिर्फ डिमिनिश बन रहा है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर F1, या फिर और ऐसे भी बोल सकते हो, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप सेम साइड एज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा था तो हम बोल दिए, बट सेम साइड एज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ आपका इमेज भी बन रहा है। और ये जो है आपका कैसा है, काफ़ी पॉइंट साइज का नहीं बोलोगे आप, इसको सिर्फ बोलोगे डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके। तीसरा नंबर जो केस है, तीसरा नंबर जो आपका पॉइंट है उसको क्या लिखोगे, वर्चुअल है, इरेक्ट है,
और चौथा नंबर में आप इसको भी डिस्कस कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ एम क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम को तो लेस देन 1 ही होना पड़ेगा, लेस देन 1 होगा। यहाँ पे वेरी वेरी लेस देन 1 था, यहाँ पे लेस देन 1 होगा और एम का वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा भाई। तो एम का वैल्यू हम डिस्कस करते हुए चले हैं। तो कनकेव लेंस के केस में मात्र 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी रखते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को 2 पैरेलल रेज को लानी है। 2 पैरेलल रेज को लाने के बाद ये कनकेव लेंस से जब पास करेगा तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्जिंग रेज तो मिलती नहीं है कभी, तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पे प्रोड्यूस करने पे अपीयर्स टू मीट होगा वहाँ पे इमेज बनाएगा। और कनकेव लेंस के केस में जब पहला वाला केस में जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि F1 पे बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट साइज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। चूँकि इरेक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि वर्चुअल है, ठीक है। और वेरी वेरी लेस देन 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1 है एम का वैल्यू। क्यों? क्योंकि काफ़ी छोटा है और एम का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि ये इरेक्ट बना है इसलिए पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। और दूसरा जो केस होता है उसमें हम लोग को एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रखना है, कहीं भी आप रख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो जब भी आप रखोगे तो आपको इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कहीं बीच में कहीं भी दिखाई देगा, ठीक है। और इमेज जो बनेगा वो हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और एम लेस देन 1 है क्योंकि इमेज का जो साइज है वो छोटा है। एम का वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो कनकेव लेंस जो है वो रियल इमेज नहीं दे पाता है, ठीक है। कनकेव लेंस जो होता है वो रियल इमेज नहीं दे पाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही देता है और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही देता है, वो कभी लार्ज इमेज नहीं दे सकता है कनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है इमेज फॉर्मेशन समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।